Hello and welcome to the next video of our topic ratio analysis. As we have already done liquidity ratios and capital structure ratios, some of capital structure ratios like debt equity ratio we have already discussed, and debt to total funds ratio, proprietary ratio, fixed assets to proprietors fund ratio. These ratios we have already done out of our leverage ratios, that is they are also called capital structure ratios, and today we will discuss the remaining two ratios of capital structure ratios topic, that they are capital gearing ratios and interest coverage ratios, and after that we will do our activity or turnover ratios. So let's start with our topic. राइट, हियर यू कैन सी कैपिटल गियरिंग रेशो. इससे पहले की जो रेशो आपको दिखाई दे रही है वो है फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटर्स फंड्स रेशो. वो हम हमारी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं. इफ़ एनीबडी हैज़ एनी डाउट, आप पुरानी वाली वीडियोस जो है रेशो एनालिसिस पार्ट 2 के नाम से रेशो हमारे चैनल पे है, आप उसको देख सकते हैं. आज हम देखेंगे कैपिटल गियरिंग रेशो. Capital gearing ratio is basically a relationship between equity share capital और fixed cost bearing capital. Basically जो ऐसी capital होती है जिस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, मतलब जिसके रिगार्डिंग हमने कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं पे करनी होती, ज़रूरी नहीं होती कोई फिक्स्ड कॉस्ट उस पर पे करनी, उसका रिलेशनशिप हमने किसके साथ देखना है, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल के साथ. ठीक है, ये आपको बहुत सिमिलर लगेगा जैसे आपने पिछले सेमेस्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपने एक ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का टॉपिक पढ़ा था ना, जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ यूज़ करते हैं, जैसे हम अगर डेट यूज़ करते हैं या अगर हम कोई लोन यूज़ करते हैं, डिबेंचर्स यूज़ करते हैं हम, तो उससे क्या होता है, हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं या जो हमारे रेजिडुअल ओनर्स होते हैं उनको फ़ायदा हो जाता है ना. तो कैपिटल गियरिंग रेशो भी बेसिकली वही है, वो ये दिखाती है कि आपके पास गियर्ड कैपिटल कितनी है या आपकी कैपिटल कितनी गियर्ड है. गियर्ड से हमारा मतलब यहाँ पे ये है कि कितना फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल आप यूज़ कर रहे हो. और फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ या कैपिटल को यूज़ करने का क्या फ़ायदा होता है कि हमने एक बार उन पे जो भी इंटरेस्ट पेमेंट करनी है या जो भी फिक्स्ड कॉस्ट हमने उस पर पेमेंट करनी है, वो पेमेंट करने के बाद जितना भी कुछ बचता है वो किसके लिए होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए. तो ये जो रेशो है वो बताती है रिलेशनशिप किसका, इक्विटी शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर होल्डर्स कैपिटल का किसके साथ, फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल के साथ. और फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल में आपका क्या क्या आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो. फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल में आपका आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स. ऐसी कैपिटल जिस पे आप फिक्स्ड पेमेंट करते हो, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स पे पता है आपको डिविडेंड पेमेंट करनी पड़ती है, और डिबेंचर्स और लोन्स पे, लॉन्ग टर्म लोन्स जो हैं उन पे आपको इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ती है ना. और क्या इक्विटी में आपने लेना है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस. ठीक है, जितना ज़्यादा आप डेट यूज़ करोगे या फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल यूज़ करोगे उतना ज़्यादा, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है, उतना ज़्यादा हमारी कैपिटल क्या कहलाएगी, हाई कैपिटल गियरिंग. हमारी फर्म हाईली कैपिटल गियर्ड कहलाएगी अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा यूज़ कर रहे हो. मतलब अगर आप डेट और लोन्स का रेशो एज़ कम्पेयर टू इक्विटी ज़्यादा है तो हमारी कहलाएगी हाई कैपिटल गियरिंग, और अगर इसका रेशो उससे कम है तो ये कहलाएगी क्या, लो कैपिटल गियरिंग. हाई कैपिटल गियरिंग लेने का हमें फ़ायदा ये होता है कि आप उन पे आप पेमेंट कर देते हो, जैसे उनके फंड्स यूज़ करके आपने जो भी अर्न किया, वो अर्न किए हुए प्रॉफिट में सबसे पहले आप उनको इंटरेस्ट पेमेंट कर दोगे. इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद जितना भी कुछ बचता है वो सारा का सारा किसके लिए होता है, सारी कॉस्ट को बियर करने के बाद जो भी कुछ प्रॉफिट का हिस्सा बचता है, रिजर्व्स वगैरह रखने के बाद, आपको पता है वो सारा का सारा किनका होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल का या इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनका. तो हाई कैपिटल गियरिंग यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि कैपिटल की अमाउंट आपके पास ज़्यादा होती है और उस पर जो भी आपने पेमेंट करनी होती है वो कंपैरेटिवली लेस होती है, क्योंकि फिक्स्ड होता है कि अगर आपने 10% देना है तो आपने 10% ही देना है, उससे ज़्यादा आप नहीं दोगे, चाहे आपको जितना मर्जी प्रॉफिट हो जाए उन फंड्स को यूज़ करके. तो फिर वो प्रॉफिट जितना भी होता है वो सारा का सारा किसके पास जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास. ठीक है, जो हमारे रेजिडुअल ओनर्स होते हैं उनके पास जाता है प्रॉफिट का मेजर हिस्सा, अगर हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट हम क्या करते हैं, लेते हैं. ठीक है,
तो इसमें आप देख नेक्स्ट हमारी जो आ जाती है रेशो, उसको कहते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो हमारी ये बताती है, इसका सेकंड नेम है, आप इसको डेट सर्विस रेशो भी कह सकते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशो हमारी बताती है रिलेशनशिप किसका, ये रिलेशनशिप डिपिक्ट करती है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स विथ फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। अब देखो ये रेशो बताती है फर्म की एबिलिटी या उसकी एफिशिएंसी कि वो कितना ज़्यादा या कितने टाइम्स वो क्या कर पा रही है, या कितनी एफिशिएंटली वो जो उसको इंटरेस्ट पेमेंट करनी है अपने डिबेंचर होल्डर्स को, या डेट जो उन्होंने लोन ली है उसको जो उन्होंने इंटरेस्ट पेमेंट करनी है वो कितनी एफिशिएंटली कर पा रहे हैं, या कितना वो जितना उन्होंने इंटरेस्ट पेमेंट करना था उसका कितना टाइम्स वो प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा होती है इंटरेस्ट कवरेज रेशो उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है किसी भी फर्म के लिए, क्योंकि ये बताती है कि इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद भी आपके पास जो है वो प्रॉफिट्स काफ़ी ज़्यादा बच रहे हैं, या प्रॉफिट्स कितने टाइम्स आपने कमा लिए हैं जितना आपने इंटरेस्ट पेमेंट करना था। ठीक है, यूजुअली 6 to 7 टाइम्स ये जो रेशो है वो अप्रोप्रिएट माना जाता है कि दिस रेशो इज़ गुड इनफ। लेकिन अगर ये हाई है तो और भी ज़्यादा अच्छा है, मतलब अगर ये 11 टाइम्स है या ये 12 टाइम्स है तो ये दिखाती है कि आपने जो प्रॉफिट कमाया है, जितना आपने इंटरेस्ट पे करना था उसका 11 टाइम्स है या 12 टाइम्स है। तो मतलब जितना ज़्यादा हाई आप प्रॉफिट अर्न करते हो या जितना ज़्यादा हाई ये रेशो होती है उतना ज़्यादा हमारी फर्म के लिए अच्छा होता है या हमारी कंपनी के लिए अच्छा होता है। तो हम यहाँ पे इसके फॉर्मूला में लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स। यहाँ पे हम बिफोर चार्जिंग इसीलिए लेते हैं क्योंकि जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है, अभी जिसमें से इंटरेस्ट या इनकम टैक्स चार्ज नहीं हुआ होता उसमें से हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स देते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग दिया होता है तो हमने हमारे इंटरेस्ट और इनकम टैक्स को उसमें ऐड बैक करना है। अभी जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 7 है आपकी बुक्स में, और भी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपकी बुक्स में दिए होंगे, मैं आपको सिर्फ एक एक करवाऊँगी। आप वो जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 7 है जिसमें आपको पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, जैसे कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज़ एंड गिव योर कमेंट्स ऑल्सो। ठीक है, आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इस इन्फॉर्मेशन से आपने क्या करना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को कैलकुलेट करना है और उस पर अपने कमेंट्स देने हैं। तो देखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखे है आपको। ठीक है, कितना 1,98,000। रेट ऑफ इनकम टैक्स दे रखा है आपको 40% एंड डिबेंचर्स दे रखे हैं आपको जिन पे की इंटरेस्ट है 15% और उनका अमाउंट दे रखा है आपको 2 लाख रुपीज़। तो इन्होंने बोला है कि आपने इंटरेस्ट कवरेज रेशो को कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो कैलकुलेट करने के लिए हमने ये देखना होता है कि हमारा प्रॉफिट कितना है और हमने इंटरेस्ट कितना पे करना है, और प्रॉफिट और इंटरेस्ट का रिलेशनशिप हम देख के हम ये निकालते हैं कि कितना हम अपने इंटरेस्ट को कवर कर पा रहे हैं, या जितना हमने इंटरेस्ट पे करना है उसको हम कितनी एफिशिएंटली कवर कर पा रहे हैं या हम उसको पे कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि नेट प्रॉफिट फॉर्मूला में हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे आपको आफ्टर दे रखा है तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा बिफोर के लिए। ठीक है, ये बोलते हैं कि टैक्स पे करने के बाद आपके पास जो है मतलब जितने भी आपके पास पैसे आते हैं उसका 40% जो है आप इनकम टैक्स के रूप में पे कर देते हो। अगर 100 में से 40 रुपीज़ आप टैक्स दे देते हो तो आपके पास प्रॉफिट कितना, आफ्टर टैक्स आपके पास प्रॉफिट कितना आया, 60 रुपीज़ का, है ना। तो अगर आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60 रुपीज़ है तो बिफोर टैक्स कितना होगा, 100 रुपीज़ होगा। तो इससे आपका वेरी इजीली टोटल जो प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग टैक्स निकल आएगा। ये हमारा एक पैटर्न होता है। तो सबसे पहले जो चीज़ डिडक्ट होती है ऐड बैक भी वो सबसे पहले होती है। ठीक है, तो हमने क्या करना है यहाँ पे 1,98,000 का 100/60, अगर आपको टोटल फिगर निकालना है तो 1,98,000 इंटू 100/60 तो वो टोटल निकल आएगा। अगर आपके पास 60 रुपीज़ हैं प्रॉफिट तो 100 तक ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 100/60 करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा हमारा 3,30,000।
ठीक है। 30,000 हमारा आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। अब इंटरेस्ट भी है, आपको पता है आपको बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, ठीक है। हमने टैक्स तो यहाँ पे ऐड कर लिया, अब हम क्या करेंगे इसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे। तो आपको पता है कि डिबेंचर्स 2 लाख के हैं, 15% हम रेट ऑफ इंटरेस्ट है उन पे, तो 2 लाख पे 15% जब हम लगा देंगे तो हमारा इंटरेस्ट कितना आया 30,000। तो 3,30,000 में 30,000 और ऐड कर दो तो 360 हो जाएगा। 360 ओवर हमारा इंटरेस्ट पेमेंट जो हमने फिक्स्ड करनी है वो कितनी है 30,000। तो फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस हमारे कितने हो गए 30,000 का। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमारी कितनी निकल के आती है 12 टाइम्स। मतलब कंपनी इतनी एफिशिएंट है कि जितना उन्होंने इंटरेस्ट पे करना है उसके 12 टाइम्स वो प्रॉफिट अर्न कर रही है। मतलब बहुत सेफ जोन में है वो अभी, कि वो जितना उन्होंने फिक्स्ड कॉस्ट पे करनी है उसका 12 टाइम्स तक वो क्या कर रही है प्रॉफिट अर्न कर पा रही है। तो मतलब कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन या इट्स ये कह सकते हो कि इट्स फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इज़ वेरी वेरी साउंड, क्योंकि वो 12 टाइम्स तक प्रॉफिट अर्न कर पा रही है अपने जो भी उन्होंने फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस पे करने हैं उसके कंपैरिजन में, ठीक है। कमेंट्स में आप लिखोगे कि नॉर्मली 6 to 7 टाइम्स इज़ मोर देन गुड, इज़ मोर देन सफिशेंट, कि अगर आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 6 to 7 टाइम्स भी आ जाती है तो इट्स वेल इनफ। लेकिन अगर यहाँ पे लेकिन इस क्वेश्चन में 12 टाइम्स आ रही है तो मतलब कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन इज़ फार बेटर देन साउंड, क्योंकि जितनी ज़्यादा ये रेशो होती है उतना ज़्यादा कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी मानी जाती है, या कंपनी की प्रॉफिट अर्निंग जो कैपेसिटी होती है वो अच्छी मानी जाती है कि वो अपने इंटरेस्ट को कवर कितने टाइम्स तक कर पा रही है इस क्वेश्चन में 12 टाइम्स तक। ओके, तो यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशो के साथ हमारी ख़त्म होती हैं कैपिटल स्ट्रक्चर रेशोज़ और लिवरेज रेशोज़। इसके साथ आपके पास बहुत सारे पीछे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उनको आप सॉल्व कीजिए। और नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आज हमारी कौन सी एक्टिविटी रेशोज़। इनको टर्नओवर रेशोज़ भी बोलते हैं। जो एक्टिविटी रेशोज़ होती हैं उनको टर्नओवर रेशोज़ भी बोलते हैं। ये जो एक्टिविटी रेशोज़ होती हैं वो ये बताती हैं कि जो बिज़नेस के पास एसेट जो रिसोर्सेज थे फाइनेंशियल या अदर जो भी उनके पास रिसोर्सेज थे, उन रिसोर्सेज को वो कितना एफिशिएंटली यूज़ कर पा रहे हैं, या उनको कितने अच्छे से वो उनका फ़ायदा उठा पा रहे हैं, या कितनी रैपिडली वो उन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए सेल्स कर पा रहे हैं या सेल्स को बढ़ा पा रहे हैं, ठीक है। ये जो फर्म की एक्टिविटीज़ या बिज़नेस की एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी टर्नओवर को बताते हैं कि कितनी जल्दी कितनी रैपिडली आप जो है वो सेल्स को कन्वर्ट करते हैं। आपको पता है कि एक साइकिल होता है, सबसे पहले रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल से फिर हम क्या करते हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन के वर्किंग कैपिटल का आपको पता है एक साइकिल होता है ना, आपने पढ़ा है। सिमिलर साइकिल जो होता है वो हमारी बिज़नेस की एक्टिविटीज़ का होता है। जैसे कैश आता है, कैश से आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, रॉ मटेरियल से आप क्या करते हो उसकी प्रोडक्शन करते हो, प्रोडक्शन से फिनिश्ड गुड होती है, फिनिश्ड गुड से फिर वो सेल होती हैं। कुछ सेल्स जो होती हैं वो क्रेडिट पे होती हैं, कुछ कैश पे होती हैं। वो क्रेडिट पे सेल्स कब वापस कन्वर्ट होकर हमारे पास कैश में आ जाती हैं। तो ये पूरा एक साइकिल होता है ना, वो साइकिल जितनी जल्दी घूमता है या जितनी जल्दी वो टर्नओवर होता है उतना ज़्यादा अच्छा होता है फर्म के लिए या बिज़नेस के लिए। तो ये एक्टिविटीज़ रेशोज़ उसी साइकिल की बात करती हैं कि कितनी जल्दी वो साइकिल घूमता है। उससे रिलेटेड जितनी भी पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं या जितने भी पर्टिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं उस साइकिल से रिलेटेड, वो सारे के सारे हमने देखने हैं यहाँ पे टर्नओवर रेशोज़ में। और ये जो टर्नओवर रेशोज़ होती हैं बेसिकली दे आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ सेल्स के बेसिस पे ये जितनी भी रेशोज़ होती हैं दे आर टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है। इसमें बहुत सारी रेशोज़ हैं जो हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले इसमें आएगी स्टॉक टर्नओवर रेशो, इसको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी बोलते हैं। उसके बाद ये रेशो आपको बताएगी कि कितनी जल्दी जो हमारा स्टॉक है वो सेल हो रहा है या कितनी जल्दी वो सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद हमारी रेशो आएगी डेटर्स टर्नओवर रेशो। डेटर्स टर्नओवर रेशो आपको बताती है कि कितनी जल्दी जो डेटर्स हैं वो कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं या उनसे हमें पेमेंट आ रही है। उसके बाद हमारी आएगी क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो आपको ये बताती है कि कितनी जल्दी जो है कंपनी क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रही है, हाउ वेल इट इज़ एबल टू पे इट्स क्रेडिटर्स और हाउ फ्रीक्वेंटली इट इज़ एबल टू पे इट्स क्रेडिटर्स, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें फिक्स्ड एसेट्स टू टर्नओवर रेशो देखनी है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो देखनी है। मतलब बहुत सारी रेशोज़ हैं इसमें जो हमने देखनी है, और किसी भी रेशो का आपको फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो भी नाम है वो आपको बताएगा कि फॉर्मूला में क्या क्या कॉम्पोनेंट्स आएंगे।
और मैंने आपको पहले बता दिया कि एक्टिविटी रेशियोज दे आर टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल्स। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। बाकी आपको आपकी रेशो बता देगी कि कौन कौन से कंपोनेंट्स आपने इसमें इंक्लूड करने हैं। सबसे पहले हमारी स्टॉक टर्नओवर या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आती है। दिस रेशो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड एवरेज स्टॉक केप्ट ड्यूरिंग द ईयर। जो ये वाली रेशो है वो आपको बताती है कि कितना जल्दी जो आपके पास स्टॉक है वो आपका स्टॉक जो है वो टर्नओवर हो रहा है, मतलब सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो इसका फॉर्मूला आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करने के पास आपके लिए आपके पास 2 फॉर्मूलाज होंगे। आपने अपनी इन्फॉर्मेशन जो आपके क्वेश्चन में अवेलेबल होगी उसको यूज़ करते हुए आपको कौन सा फॉर्मूला बेटर है उस टाइम पे आपको लेना है, वो आपने क्वेश्चन को देख के डिसाइड करना है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आ जाएगा फर्स्ट फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज या जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जो भी डायरेक्ट चार्जेस हैं, लेस क्लोजिंग स्टॉक, राइट। सेकंड फॉर्मूला है, अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती तो सेकंड फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो, सेल्स लेस जीपी या ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स लेस ग्रॉस प्रॉफिट भी आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। उसके बाद है हमारा एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक के लिए आपका फॉर्मूला रहेगा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी आवर एवरेज स्टॉक, राइट। आई होप द फॉर्मूला एंड द मीनिंग ऑफ दिस रेशियो इज़ क्लियर टू यू ऑल। हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो है इसकी इलस्ट्रेशन नंबर 9 उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया आपको कि आपने एक तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है और आपने इन्वेंट्री का होल्डिंग पीरियड की मतलब इन्वेंट्री आपको कितना टाइम होल्ड करनी पड़ती है अपने वेयर हाउस में, वो आपने इसमें कैलकुलेट करके दिखाना है, ठीक है। सबसे पहले स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए आपको पता है ओपनिंग स्टॉक चाहिए। ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 20,000 का, प्लस आपको परचेजेस चाहिए। परचेजेस हमारे पास 75,000 की है, प्लस कोई भी और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जैसे यहाँ पे कैरेज इनवर्ड्स दे रखे हैं आपको 5,000 के, वो हमने ऐड कर लिए। लेस इसमें से हो जाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज़ 10,000 अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। तो हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएंगे 90,000, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एवरेज स्टॉक निकालना है। एवरेज स्टॉक के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग हो जाएगा 20 + 10 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 15,000। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या हो जाएगा, 90,000 हमारा COGS है डिवाइडेड बाय 15,000, 6 टाइम्स पर ईयर। हमारी जो स्टॉक है वो सेल्स में 6 टाइम्स पर ईयर कन्वर्ट होती है, मतलब साल में 6 बार जो हमारा स्टॉक है वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इन्वेंट्री का होल्डिंग पीरियड मतलब कि कितना टाइम इन्वेंट्री जो है आपको होल्ड करके रखनी पड़ती है। तो आपको पता है कि अगर ईयर्स में निकालना है तो आप यहाँ पे 12 मंथ अगर आपको मंथ्स में निकालना है तो आप यहाँ पे 12 मंथ्स के अकॉर्डिंग कर सकते हो। और अगर डेज़ में आपको पूछा गया है तो जैसे डेज़ आपको पता है ईयर में 365 होते हैं, तो 365 डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स जो हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो है वो आ जाएगा। और अगर मंथ्स में पूछा है तो 12/6 आ जाएगा। तो 2 मंथ, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में मंथ्स में पूछा है तो 2 मंथ्स आ जाएगा हमारा होल्डिंग पीरियड, कि आपको जो इन्वेंट्री है वो ऑन एन एवरेज साल में 2 महीने तक होल्ड करके रखनी पड़ती है, मतलब कि वो 2 मंथ के बाद सेल होती है ऑन एन एवरेज। सिग्निफिकेंस इस रेशो का ये है कि जितनी हाई ये रेशो होएगी उतना अच्छा है, मतलब कि उतनी जल्दी आपका स्टॉक जो है वो टर्नओवर हो पा रहा है, राइट। इसके साथ भी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 है, और ये आप कर सकते हो। हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट रेशो की तरफ, जो है डेटर्स टर्नओवर और रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। डेटर्स टर्नओवर रेशो अगेन इट्स अ वेरी इजी रेशो। इसका नाम ही आपको बताएगा कि आपको इसमें क्या चाहिए। आपने देखो यहाँ पे इस रेशो में देखना है कि डेटर्स कितनी जल्दी टर्नओवर होते हैं, कितनी जल्दी वो जो हैं डेटर्स टर्नओवर होते हैं, किसमें, सेल्स में। मतलब उनसे जो भी हमने क्रेडिट पे सेल की हैं,
कितनी जल्दी जल्दी जो हमारे डेटर्स हैं वो उनकी पेमेंट कर देते हैं। तो आपको पता है कि जो डेटर्स हैं वो हमारे क्रेडिट सेल्स से अराइज होते हैं। तो हमने यहाँ पे क्रेडिट सेल्स और एवरेज डेटर्स में हमने क्या करना है, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है। तो आपको फॉर्मूला आपका बता रहा है कि आपको दो कंपोनेंट चाहिए इसके लिए, इस फॉर्मूला के लिए। एक तो आपको क्रेडिट सेल्स चाहिए और आपको एक डेटर्स चाहिए, ठीक है। डेटर्स में इसमें भी एवरेज डेटर्स हो जाएगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पे आपने डेटर्स में बिल्स रिसीवेबल्स भी लेने हैं, BRs भी लेने हैं। BR का भी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, वो भी आपने एवरेज लेना है यहाँ पे, ठीक है। और अगर कोई भी प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है तो उसको आपने टोटल डेटर्स में से डिडक्ट नहीं करना, क्योंकि हमें ट्रू एंड फेयर पिक्चर चाहिए कि हमारा एक्चुअल में स्टैंडिंग क्या है डेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसकी एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं हम फटाफट से। यहाँ पे देखो इलस्ट्रेशन नंबर 13 में आपको बहुत सारे फिगर्स दे रखे हैं, सेल्स दे रखी हैं, टोटल कैश सेल्स दे रखी हैं। तो टोटल में से कैश डिडक्ट कर दोगे आप तो आपकी क्रेडिट निकल आएंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन के लिए क्रेडिट सेल्स चाहिए। 2 लाख लेस 40,000 हमारी क्रेडिट सेल्स हो जाएंगी 1,60,000 की। डेटर्स का ओपनिंग दे रखा है, डेटर्स का क्लोजिंग दे रखा है, बिल्स रिसीवेबल्स का ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखे हैं। मैंने आपको बताया कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या कोई भी ऐसी चीज़ है वो आपने डिडक्ट नहीं करनी। तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्रेडिट सेल्स हमारी हो जाएंगी 1,60,000, एवरेज डेटर्स हो जाएंगे हमारे 16 + 54 डिवाइडेड बाई 2, और एवरेज BR हमारा हो जाएगा 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2, 40,000। तो यहाँ पे डेटर्स टर्नओवर रेशो आपको कितनी दिखा रही है, 4 टाइम्स। मतलब कि जो डेटर्स हैं हमारे वो साल में 4 टाइम्स हमें पेमेंट कर देते हैं। मतलब जो डेटर्स हैं वो हमारे सेल्स में कितने बार कन्वर्ट हो जाते हैं, 4 टाइम्स। तो ये रेशो भी जितनी हाई होती है उतना कंपनी के लिए बेटर है। इसकी इमीडिएट नेक्स्ट रेशो आपको दिखाई देगी एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो आपको बताएगा कि कितने टाइम में जो आपके डेटर्स या BRs हैं वो उनसे अमाउंट आपको कलेक्ट हो जाता है, ये आपको टाइम बताएगा। जैसे पिछली रेशो आपको डेटर्स टर्नओवर रेशो ने बताया कि कितने हाउ मेनी टाइम्स द डेटर्स टर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये आपको टाइम ड्यूरेशन बताएगा कि साल में कितने दिनों के बाद या कितने महीनों के बाद। तो ये भी बिल्कुल ईजी है। जैसे आपने वहाँ पे पिछली जो हमारी रेशो थी उसमें आपने किया ना इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, तो सेम यहाँ पे जो हमारा कलेक्शन पीरियड है वो भी निकल आएगा। इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं आपके पास। आपने कोई भी इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी या ऐसी किसी भी चीज़ में नहीं पढ़ना, बहुत ही सिंपल है। जैसे आपका अगर मंथ्स में पूछा हुआ है आपसे तो 12 मंथ्स हो जाएंगे न्यूमरेटर में। अगर डेज़ में पूछा हुआ है, आपने डेज़ में निकालना है कि कितने डेज़ में कलेक्शन हो जाती है, तो आपने डेज़ में 365 डेज़ आपने लिख लिए हैं। डिवाइडेड बाय आपका जो डेटर्स टर्नओवर रेशो आएगा ना, जैसे आप हमारा लास्ट क्वेश्चन में 4 आया था, तो आपने डिवाइड में उतना लिख देना है। जैसे 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, तो 3 मंथ्स में एवरेजली हमारे पास कलेक्शन हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे कलेक्शन पीरियड निकालना है कि कितने मंथ्स में या कितने डेज़ में कलेक्शन हमारे पास हो जाती है। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड हमारा वेरी वेरी इजीली यहाँ से निकल आएगा, ठीक है। ऊपर वाले जितने भी फॉर्मूलाज हैं आपको उनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। आपको पता है कि जो क्रेडिटर्स होते हैं वो अराइज होते हैं कि अगर हमने कोई भी परचेजेस की होती हैं क्रेडिट पे, मतलब हमने कैश में पेमेंट करके परचेजेस नहीं की होती। और यहाँ पे भी हमने रिलेशनशिप देखना है क्रेडिट परचेजिंग का और एवरेज क्रेडिटर्स का। ये वाली रेशो आपको ये बताती है कि जो भी आपने क्रेडिट पे मटेरियल ख़रीदा था या जो भी आपने परचेजेस की थी, कितनी फ्रीक्वेंटली कंपनी जो है उनकी पेमेंट कर पाती है। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होएगी, मतलब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है कि वो जल्दी जल्दी अपने जो भी उन्होंने क्रेडिट पे परचेजिंग की थी उनकी जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली पेमेंट कर रही है। तो ये जितनी हाई होती है ये रेशो उतना अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लेना है इसके फॉर्मूला में, जैसे वहाँ पे नेट क्रेडिट सेल्स आया था डेटर्स टर्नओवर रेशो में, यहाँ पे नेट क्रेडिट परचेजेस आ जाएगा डिवाइडेड बाय वहाँ पे हमारा एवरेज डेटर्स था, यहाँ पे हमारा एवरेज क्रेडिटर्स आ जाएगा। वहाँ पे हमारा BR था, यहाँ पे हमारा BP हो जाएगा, बिल्स पेएबल हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे क्रेडिट परचेजेस नहीं दे रखे तो आप टोटल परचेजेस भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे इसका क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 22, इसमें आपको दे रखा है, देखो क्रेडिट परचेजेस टोटल दे रखी हैं आपको 6,20,000 की। उसमें से ये बोलते हैं कि 20,000 वापसी हुई है, मतलब परचेज रिटर्न किया है आपने, तो 6 लाख की अभी आपकी क्रेडिट परचेजेस अवेलेबल हैं आपके पास।
उसके बाद क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, बिल्स पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। तो ये भी बहुत इजी है, आपने इनका एवरेज करना है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, 4 टाइम्स, ये रेशो भी आपकी 4 टाइम्स आ गई। जैसे वहाँ पे हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड था ना डेटर्स टर्नओवर रेशो में, यहाँ पे एवरेज पेमेंट पीरियड निकलेगा आपका कि एवरेजली आप कितने टाइम में पेमेंट कर देते हो या कितने मंथ्स में या कितने डेज़ में आप पेमेंट कर देते हो। तो ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगा। अगर आपको मंथ्स में पूछा हुआ है तो मंथ्स मतलब 12 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जैसे आपकी क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो 4 आई है तो डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। अगर आपसे डेज़ में पूछा है तो 365 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स हो जाएगा, जो जितनी भी आपकी रेशो आई है, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो आई है, कि आप इतने दिनों में पेमेंट कर देते हो या इतने मंथ्स में आप एवरेजली पेमेंट कर देते हो। ठीक है, अभी हमारा जो एक्टिविटी रेशो या टर्नओवर रेशोज़ हैं वो अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई हैं, बहुत सारी रेशोज़ पड़ी हैं और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे जो रेशो एनालिसिस का हमारा नेक्स्ट तरीके की रेशोज़ होंगी, जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ होती हैं वो आएंगी। तो इसीलिए अभी आज के लिए हमारा इस सेशन के लिए इतना काफ़ी है। डू योर प्रैक्टिकल्स, डू योर प्रैक्टिस वर्क, आगे वाले फ्रंट क्वेश्चंस एंड बैक क्वेश्चंस बोथ आपने करने हैं, right? I'll see you in the next session of our video. Thank you. Thanks for listening.